निबंध। निबंध का अर्थ होता है विचारों को बांधना, संग्रह या रोकना। किसी भी विषय पर कुछ चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करना निबंध कहलाता है। विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 साधनों का उपयोग किया जा सकता है: पुस्तकों का अध्ययन, दृश्यों का अवलोकन तथा लोगों के संभाषण। निबंध के 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार। प्रस्तावना यहाँ एक प्रकार से निबंध की भूमिका होती है। इसमें बता देना होता है कि हम विषय के संबंध क्या और कैसे कहना चाहते हैं। यदि कुछ परिभाषाएं हो तो व्यक्त करना है। विषय वस्तु यह निबंध का मुख्य भाग होता है। यही वस्तुतः निबंध का शरीर है। निबंध का मुख्य इसी के अंतर्गत लिखा जाता है। वहाँ जितना संक्षिप्त विषय के अनुरूप भाषा और मनोरंजन शैली में होगा, निबंध भी उतना ही सुंदर होगा। इसमें उद्देश्य, कारण, इतिहास, लाभ और नष्ट को प्रकट करना है। उपसंहार। उपसंहार का अर्थ होता है समाप्ति। इसे निबंध का अंतिम भाग भी कहा जा सकता है। इसमें आरंभ से अंत तक हमने जो लिखा है उसी का विवेचन करना होता है। विद्यार्थी जीवन, अर्थ व परिभाषा। विद्यार्थी का अर्थ विद्या सीखने वाला या मांगने वाला, जो विद्या के अध्ययन में निरंतर और एक निष्ठता के साथ प्रयत्नशील रहता है, वही विद्यार्थी है। महान लोगों का कहना है कि हम अपने जीवन के चरम सीमा तक विद्यार्थी रहे। महत्व। मानव जीवन में विद्यार्थी दशा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यह जीवन रूप भवन की आधारशिला है। अतः यह जितना ही मजबूत और सौष्ठवपूर्ण होगा, जीवन में सफल होने की उतनी ही आशा रहेगी। इस समय वह अपने भविष्य जीवन का निर्माण करता है। इस काल का सदुपयोग करना प्रत्येक विद्यार्थी का परम कर्तव्य है। यदि वह अच्छे गुणों को अपनाएगा और अच्छी आदतें डालेगा तो उसका भावी जीवन सुखमय रहेगा। दैनिक योजना। हर काम को सीखने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। उसी तरह विद्यार्थी के लिए बचपन प्रशिक्षण का समय है। बचपन की आदतें बाद में नहीं छूटते। आदत की दवा नहीं होती, इसलिए वहाँ एक पूर्व निर्धारित दैनिक कार्यक्रम के अनुसार चलना होगा। जैसा सुबह उठना, ठीक वक्त पर भोजन करना, पढ़ना लिखना, घर का काम करना, स्कूल जाना आदि। वहाँ इस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी को खूब निभाना चाहिए। चरित्र निर्माण। विद्यार्थी अच्छे गुणों को सीखना, बड़ों, माता पिता और गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखना, दीनों और अनाथों के प्रति दया दिखाना आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी का कर्तव्य अध्ययन में मग्न होना है। विद्यार्थी इस अवस्था में अपना मन सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। समय पालन और अनुशासन ये दोनों शिक्षा को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को सफल बनाने के महामंत्र हैं। विद्यार्थी के लिए समय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि अध्ययन के विषय की तुलना में पढ़ने के लिए उसे बहुत कम समय मिलता है। उसको 1 मिनट भी व्यर्थ न करना चाहिए। पढ़ाई में समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अतः विद्यार्थी सदा अपना काम नेकी से पूरा करना होगा। विद्यार्थी जीवन
गुलछर्रे उड़ाने का मौका नहीं, दायित्व निभाने का सुअवसर है। विद्यार्थी अनुशासन का पालन करना चाहिए, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। विद्यार्थी को अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा। नियमित व्यायाम से तंदुरुस्ती ठीक रहती है। व्यायाम से मन तरोताज़ा रहता है। दूध, पौष्टिक भोजन, फल, पानी आदि से स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। नींद पर नियंत्रण भी उसे करना होगा। जब चाहे सो सके और जब चाहे उठ सके, इसकी बहुत ज़रूरत है। विद्यार्थी को जानने की इच्छा रहना है, वहाँ इच्छुक होना चाहिए। जिज्ञासा, प्रतीक्षा, नम्रता और सहनशीलता वे गुण हैं जो विद्यार्थी को ज्ञान के संपादन में सहायक बनते हैं। मेहनत उसके लिए सोने में सुराग का काम कर सकता है। उसमें थोड़ी सी भी प्रतिभा हो तो वह निरंतर अभ्यास से उसको विकसित कर सकता है। आदमी का पहचान करने से होता है, कथनी से नहीं। आदर्श विद्यार्थी जिनके चरित्र में प्रेम, सेवा भाव, उदारता, विनय, सुशील, धैर्य, सत्य भाषण, समय पालन, सहकारिता, अनुशासन प्रिय, स्वावलंबी, अध्ययन प्रिय, सदाचार आदि समस्त श्रेष्ठ गुण बने रहते हैं, उसे आदर्श विद्यार्थी कहते हैं। आदर्श विद्यार्थी का आचरण दूसरे विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। योग्य छात्र ही योग्य नागरिक बन सकता है। संदेश: विद्यार्थी को चित्ताकर्षक वस्तुएं हमेशा अपनी ओर खींचते रहते हैं। जो विद्यार्थी इनको अपनी प्रगति के लिए उपयोग करेगा वही सयाना विद्यार्थी हैं। जो इस जाल में फंस जाता है वह बाद में पछताता है। व्यायाम से लाभ: अर्थ व परिभाषा। मानव जीवन में व्यायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यायाम का दूसरा नाम कसरत है। शारीरिक श्रम, खेलकूद भी व्यायाम के अंतर्गत आ जाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की ज़रूरत होती है। विज्ञान की मान्यता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। महत्व: महात्मा गांधी जी का कहना है कि व्यायाम की स्थायी आदत डाली जानी चाहिए। भोजन की तरह हम व्यायाम के बिना भी न रह सके। व्यायाम नियमित तथा ठीक ढंग से करने की आदत डालनी चाहिए। व्यायाम के प्रकार: व्यायाम के कई प्रकार होते हैं। रोज़ सवेरे उठकर घूमना, दौड़ना, दंड बैठक करना, योगा, खेलकूद, तैरना, मेहनत करना आदि व्यायाम के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ व्यायाम में डंबल, मुग्दार आदि साधनों की ज़रूरत पड़ती है। व्यायाम से लाभ: व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ, सुंदर और मजबूत बनता है। पाचन शक्ति बढ़ती है। श्वास क्रिया सही रहती है। शरीर का रक्त शुद्ध होता है और फुर्ती आती है। व्यायाम करने से निरोग बनकर लंबी आयु तक जीते हैं। खेलकूद जैसे व्यायाम से मनोरंजन भी आता है। अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, मन प्रसन्न रहता है। वीरता का स्वभाव उत्पन्न होता है। आत्मनिर्भरता बढ़ती है। सहयोग की भावना बढ़ती है। अनुशासन का वृद्धि होती है। कर्तव्य भावना बढ़ती है। उपसंहार: व्यायाम से शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम को खुले मैदान में करना चाहिए। भोजन से एकदम पहले और एकदम बाद व्यायाम करना ठीक नहीं है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हर एक को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम का सही समय प्रातःकाल है। ग्रंथालय या पुस्तकालय। अर्थ व परिभाषा: ग्रंथालय या पुस्तकालय शब्द का अर्थ है
पुस्तकों का आलय। जिस जगह पर पुस्तक संग्रह करके रखी जाती हैं उसे पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय में अनेक विषयों पर तथा अनेक भाषाओं में पुस्तक मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति सारी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। इस कमी को भर्ती करते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय के सदस्य बनकर अपनी रुचि की किताबें कुछ दिनों के लिए उधार लेता है। इस प्रकार एक ही पुस्तक सैकड़ों लोगों की आवश्यकता पूरी करता है। इतिहास। प्राचीन काल में भी पुस्तकालय हुआ करते थे। भारत में नालंदा और तक्षशिला में बड़े पुस्तकालय थे। देश विदेश के कुछ सुप्रसिद्ध पुस्तकालय हैं, जैसे तंजावुर का है, विशाखापट्टनम का सरस्वती निलय है, कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, अमेरिका पुस्तकालय है, ब्रिटिश म्यूजियम का पुस्तकालय है, रूस का लेनिन पुस्तकालय है। इन ग्रंथालयों में प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मिलती हैं। आजकल माइक्रोफिल्म के द्वारा सुप्रसिद्ध ग्रंथों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे देश में प्रमुख नगर चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में अच्छे पुस्तकालय हैं। प्रकार। पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शिक्षा संस्थाओं का पुस्तकालय और संचार पुस्तकालय। व्यक्तिगत पुस्तकालय पुस्तकों की पढ़ने की रुचि तथा खरीदने की शक्ति रखने वाले व्यक्तिगत पुस्तकालय का संचालन करते हैं। यह उनकी अभिरुचि के अनुसार होती हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं जो अधिकतर सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें इतिहास, पुराण, नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र, निबंध, आत्मकथा, काव्य संग्रह आदि सभी तरह के ग्रंथ सार्वजनिक पुस्तकालयों में मिलते हैं। इनमें सभी लोग अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। नियत शुल्क देकर सदस्य होने पर पुस्तकें घर ले जा सकते हैं। शिक्षा संस्थाओं का पुस्तकालय। शिक्षा संस्थाओं के पुस्तकालय से केवल तत्संबंधी गुरुजन और विद्यार्थी ही लाभ पा सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी को विषय की गहराई तक जाकर अध्ययन करने का मौका मिलता है। संचार पुस्तकालय। देहाती तथा शहरों के विभिन्न प्रांतों के लोगों को पुस्तकें पहुंचाने में संचार पुस्तकालय बहुत सहायक है। पुस्तकों को घर तक पहुंचाया जाता है। महत्व। पुस्तकें अच्छे गुरु के समान हैं। अपनी मौन भाषा में भले बुरे का ज्ञान कराती हैं। ग्रंथ एक सच्चे दोस्त के जैसे भी हैं। जो बात हम किसी मानव से नहीं कह सकते उसका समाधान पुस्तकों में पा सकते हैं। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए पुस्तकालय सहारा देता है। लाभ। पुस्तकें पढ़ने से अशिक्षा दूर होती है, बुद्धि का विकास होता है, खूब भावनाएं दूर होती हैं, विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिचय मिलता है। अतीत को जानने, वर्तमान को समझने और भविष्य में सचेत रहने की शक्ति हमें इससे मिलता है। स्वाध्यायन की आदत छात्र की पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तकालय को जाना जागरूक मन की प्रतीक है। ग्रंथालय के द्वारा घर बैठे ही अपनी जीविका चलाते हुए ही और अपेक्षाकृत कम समय में ज्ञान का विकास किया जा सकता है। ग्रंथालय ज्ञान का प्रत्यक्ष और मूर्त भंडार है। ग्रंथालय में जाकर मनुष्य अपना मनाशक्ति को प्राप्त करता है। संदेश। पुस्तकालय किसी को ज्ञान, किसी को विज्ञान, किसी को मनोरंजन और किसी को नवीनता प्रदान करता है। कुतूहल मानव की सहज वृत्ति है। वहाँ ज्ञान का प्यासा होता है, किंतु मानव जीवन सीमाबद्ध है जबकि ज्ञान असीम है। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है।
उसका सही और अच्छा उपयोग पुस्तकों से होता है। समाचार पत्र परिभाषा: जिस पत्रिका से दुनिया के सभी प्रांतों के समाचार मालूम होते हैं उसे समाचार पत्र या अखबार कहते हैं। इतिहास: 16वीं शताब्दी में इटली देश के वेनिस नगर में समाचार पत्र का जन्म हुआ। सन 1835 में एक सरकारी पत्र इंडियन गजट अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। आजकल अंग्रेजी के साथ सभी भारतीय भाषाओं में अनेक प्रकार के सैकड़ों समाचार पत्र छप रहे हैं। प्रथम हिंदी पत्रिका संवाद कौमुदी है। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षिणी सन 1854 में कलकत्ता से निकला था। महत्व: समाचार पत्र न केवल समकालीन संसार की गतिविधियों का ब्यौरा देते हैं बल्कि और भी अनेक विषयों के संबंध में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। इसलिए प्रमुख विषय के अनुसार इसके अनेक प्रकार हैं, जैसे राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, क्रीड़ा संबंधी, वैज्ञानिक और विनोदपूर्वक इत्यादि। इसके अतिरिक्त प्रकाशन अवधि की दृष्टि से दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक इन दिनों एक और तरह के समाचार पत्र चल पड़े हैं जो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए होते हैं। लाभ: समाचार पत्र सरकार के भूल चूक और अभावों की कटु आलोचना करने से कभी नहीं चूकते। विद्यार्थी भाषा तथा साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माल की बिक्री को बढ़ाने में व्यापारियों को सहायता मिलती है। भिन्न कलाओं को प्रोत्साहन मिलता है। रहने के लिए मकान, पुत्र के लिए वधू और कन्या के लिए वर की तलाश में सहायता मिलती है। जनता और सरकार के बीच वारदी के समान काम करती हैं। समाचार पत्र ज्ञान बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं। पत्र पत्रिकाएं लोकतंत्र का चौथा पाया मानी गई हैं। संदेश: समाचार पत्र समाज का प्रतिबिंब होता है। पढ़ाई के साथ साथ समाज ज्ञान रहना जरूरी है। हमारा चरित्र निर्माण में इसकी भूमिका अनोखा है। दूरदर्शन अर्थ व परिभाषा: विज्ञान ने मानव जीवन के लिए अनेक साधन दिया है। इनमें दूरदर्शन का स्थान प्रमुख है। दूरदर्शन को टेलीविज़न कहते हैं। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। टेली का अर्थ दूर और विज़न का अर्थ प्रतिबिंब। दूरदर्शन यानी दूर से प्रसारित होने वाले दृश्यों को जहाँ चाहे वहाँ एक वैज्ञानिक साधन के द्वारा देख सकना। प्रसारण: जहाँ रेडियो में ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर प्रसारित किया जाता है, वहाँ दूरदर्शन में कांति रेखाओं को विद्युत तरंगों में बदलकर प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किया। पहले दूरदर्शन में श्वेत श्याम के होते थे, अब अनेक रंगों में प्रसारित हो रहे हैं। दूरदर्शन का आकार एक पेटी के जैसा होता है। इसमें एक पर्दा लगा रहता है। पर्दे पर सारे दृश्य दिखाई देते हैं। इसमें दृश्य और ध्वनि दोनों का समन्वय करके प्रसारित किया जाता है। टीवी स्टेशन रेडियो स्टेशन जैसे होता है। दूरदर्शन में छोटी छोटी कांति बिंदुओं को एक क्रम में प्रसारित करने से छायाचित्र उभरता है। जब टीवी में कोई चित्र प्रसारित होता है तब हर चित्र 525 लंबी रेखाओं में विभाजित होता है। हर रेखा चित्र में 600 प्रकाश बिंदु होते हैं। एक सेकंड में इसका परिवर्तन 30 बार होता है।
एंटीना द्वारा स्वीकृत कांति रेखाओं और बिंदुओं को टीवी सेट चित्रों के रूप में परिवर्तित करता है। आविष्कार। दूरदर्शन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किया। टीवी का आरंभ पहल इंग्लैंड, रूस, जर्मनी आदि देशों में हुआ। भारत में इसका प्रचार सन 1982 से शुरू हुआ। टीवी दूरसंचार का एक प्रबल माध्यम है। यह संसार की गतिविधियों को हमारे घर तक पहुंचाता है। दूरदर्शन देखने से यह लाभ है। आज दुनिया में कोई घटना घटती है तो कुछ ही क्षणों में उसका ब्यौरा टीवी पर देखने को मिल जाता है। भूकंप आता है अथवा किसी बड़े नेता की मृत्यु होती है, कोई मैच खेला जाता है अथवा किसी देश पर आक्रमण होता है, टीवी के माध्यम से हम सब कुछ घर बैठे ही देख सकते हैं। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अलावा मौसम और तापमान में होने वाले परिवर्तनों को जानते हैं। मनोरंजन मिलता है। शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों से अध्ययन में रुचि और भाषा ज्ञान भी बढ़ता है। दूरदर्शन में सभी वर्गों के लोगों को दृष्टि में रखकर कार्यक्रम बनाए जाते हैं। बच्चे, बूढ़ों, स्त्रियों, अपंगों, खिलाड़ियों, किसान और व्यापारी सभी के लिए उपयोगी कार्यक्रम प्रसारण किया जाता है। चुनाव के समय उम्मीदवारों और दलों को प्रचार मिलता है। राष्ट्रीय एकता टीवी जैसी शक्तिशाली साधन से पूर्ण हो सकता है। अंतरिक्ष संबंधी ज्ञान भी प्राप्त होता है। जीव जंतुओं के जीवन संबंधी विशेषताएं मालूम होते हैं। खेलों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। संसार के सुंदर और मनोहर दृश्यों को घर बैठे ही देख सकते हैं। विज्ञान संबंधी नए आविष्कारों का विवरण मिलता है। हास्य मन को तरोताज़ा करती है। दूरदर्शन देखने से यह नष्ट है। अधिक समय दूरदर्शन देखने में बिताने से पारिवारिक संबंध बिगड़ जाते हैं। बच्चे खेलकूद और पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास नहीं होता है। घर से बाहर न जाने से वे सामाजिक आचरण भी सीख नहीं पाते। दूरदर्शन को ज़्यादा देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। अनुधार्मिकता के प्रभाव से अनेक रोग घेर लेते हैं। कुछ विज्ञापनों को दूसरों के साथ मिलकर देखने में संकोच भी होता है। इसमें प्रसार किए जाने वाले अश्लील दृश्यों से युवकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रिकेट से अनेक काम के घंटे नष्ट होते हैं। कभी कभी भाषा में व्याकरण और उच्चारण की अनेक अशुद्धियाँ सुननी पड़ती हैं। केबल टीवी के कारण भारतीय परंपरा और संस्कृति के लिए भारी खतरा है। सिनेमा से शिक्षा प्राप्त करने से ज़्यादा बिगड़ने की खतरा है। संदेश। हर चीज़ में अच्छाई बुराई होता है। टीवी में प्रसार होने वाले कार्यक्रमों से लाभ उठाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है।